जयपुर से खबर है जहां पर बीजेपी की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला है। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये कार्यशाला हो रही है। नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस कार्यशाला का हिस्सा होंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, संभाग प्रभारी, सह प्रभारी और राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे। शाम 6 बजे तक चलने वाली इस कार्यशाला में 5 सत्र होने वाले हैं और प्रत्येक सत्र में अलग प्रबुद्ध जन संगठन की मजबूती पर रखेंगे विचार। देखिए, कार्य समिति की बैठक कार्य विभाजन के लिए, कार्य योजना के लिए और काम को आगे किस गति से संगठनात्मक काम को हमें बढ़ाना है, आगे क्या कार्यक्रम करेंगे, ये रूटीन का हमारा कार्यक्रम है। और हमारा सौभाग्य है माननीय बीएल संतोष जी आज इस बैठक में हमारे बीच में रहेंगे, जो हमें आगे के लिए मार्गदर्शन देंगे। निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो पंचायत राज चुनाव आ रहे हैं, संगठनात्मक रचना, SIR, कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके लेकर हम हमेशा संगठन की बैठक करते हैं और उसकी कार्य रचना बनाते हैं। ये स्वभाव में ही है, जब भी कोई देश से जुड़ा हुआ विषय अगर अपने देश में अगर कोई बैठक इस तरह की होती है जिसकी महत्वपूर्ण, जिसमें उनकी भूमिका रहनी चाहिए लीडर पोजीशन के नाते, लेकिन वो मौज मस्ती के लिए हमेशा विदेश चले जाते हैं और वहां जाकर हमारे देश की आलोचना। और सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं इस खबर पर ताजा अपडेट देने के लिए। लाल सिंह, तस्वीरें दिखाइए, कौन कौन से नेता पहुंच रहे हैं इस बैठक के लिए? जी लाल। देखिए नन्नी, 275 जो अपेक्षित कार्यकर्ता है, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको बैठक में बुलाया गया है। जो अपेक्षित हैं वही आएंगे। लगातार मेरे सहयोगी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लगातार नेताओं का पहुंचना जारी है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पहुंचेंगे, बीएल संतोष पहुंचेंगे। इसके बाद मीटिंग शुरू हो जाएगी। करीब 10:30 बजे मीडिया की अंदर एंट्री होगी। उस वक्त हम बैठक के विजुअल दिखाएंगे पूरे दर्शकों को। और सबसे बड़ी बात जो नंदनी है, आज संगठन का विस्तार कैसे हो, संगठन को मजबूती कैसे मिले और वो तमाम मुद्दे जो पार्टी ने अभियान के तौर पर चला रखे हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। खासकर पूरा जो फोकस है वो SIR पर इन दिनों में है, क्योंकि लगातार पार्टी का मकसद है कि SIR के जरिए जो वास्तव में वोटर है वो कटे नहीं और जो फर्जी वोटर है वो रहे नहीं। ऐसे में संगठन अपनी क्या भूमिका निभा सकता है, कार्यकर्ता अपनी क्या भूमिका निभा सकता है, इसको लगातार मीटिंग चल रही है। लेकिन लगातार एक फीडबैक गया है, कहीं ना कहीं पार्टी के पास इस तरह का फीडबैक गया है कि कुछ विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं ने वो भूमिका नहीं निभाई जो निभानी चाहिए थी। लिहाजा इसको बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। ऐसे में नंदनी, SIR पर आज विशेष फोकस रहने जा रहा है। इसके साथ तमाम वो अभियान जो कार्यकर्ताओं को जोड़ते हैं उन पर चर्चा होगी, देश से जुड़े हुए अभियान है उन पर चर्चा होगी। और मेरे सहयोगी लगातार तस्वीरों के जरिए दिखा भी रहे हैं कि लगातार पहुंच रहे हैं। आपको अल्पसंख्यक मोर्चा के हमीद मेवाती भी विजुअल में नजर आ रहे हैं। साथ ही सामने आप देखेंगे कुलदीप धनखड़ आपको आते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के जो कार्यकर्ता जो अपेक्षित हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। और कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए, आगे जो कार्यक्रम की योजना बन रही है उसको कैसे क्रियान्वित किया जाए, उस पर बात होगी। कुलदीप जी, धनखड़ साहब आइए। धनखड़, आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, क्योंकि आज संगठन की बैठक है, बीएल संतोष का संबोधन रहने वाला है। किस तरह आप देखिए, ये तो नियमित रूप से हमारे संगठन की बैठकें चलती रहती हैं। आज माननीय बीएल संतोष जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा और पूरी संगठनात्मक चर्चा इसमें होने वाली है। जो पंचायत राज चुनाव, नगर पालिका चुनाव भी सामने है, इस विषय को लेकर बातचीत होगी और बहुत सारे विषय संगठनात्मक उन पर चर्चा हम लोग आज करने वाले हैं। SIR को लेकर SIR काम तो कार्यकर्ता सब लोग अपने स्तर पे कर रहे हैं और SIR काम बहुत अच्छी गति से राजस्थान में चल रहा है। इसका लाभ भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को होगा। पंचायत और निकाय चुनाव का आपने जिक्र किया है, क्योंकि 2 साल आपकी सरकार को हो गए हैं। अभी कहीं ना कहीं आप कार्यों की परीक्षा भी होगी, तो किस तरह पार्टी इसको ले रही है? देखिए, पंचायत राज चुनाव लेकर पूरी सरकार ने तैयारी कंप्लीट लगभग कर ली है। परिसीमन काम कंप्लीट हो चुका है। अभी 5 तारीख तक इसकी आपत्तियां हैं वो दर्ज कराई जा रही है। आपत्ति आने के बाद पूरा कंप्लीट जो परिसीमन काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद चुनाव होना है। उसके लिए सभी लोग कार्यकर्ता तैयार हैं। उसके लिए संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो क्या SIR वो भूमिका निभा रहे हैं जो संगठन चाहता है कि कोई भी वोटर कटे नहीं? कई बार क्या होता है जानकारी के अभाव में, तो आपके कार्यकर्ताओं जो काम है मोटिवेट करना, उनकी मदद करना, क्या वो किया जा रहा है? देखिए, SIR के काम को लेकर कार्यकर्ता बिल्कुल तैयारी में है, अच्छे मूड में है और जो राम जैसे
सेपरेट वोट थे कहीं हो गए, वो आना चाहते हैं वापस, तो उनको हम आग्रह करते हैं कि आप आइए और मूल स्थान पर अपना वोट रखिए। उसके लिए हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं और लोग मोटिवेट हो भी रहे हैं। ये थे कुलदीप धनखड़ जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह चाहे वो एसआईआर के मुद्दे में क्या भूमिका हो सकती है कार्यकर्ता की, वो कैसे निभाई जाए। इसके साथ ही पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर देखिए, क्योंकि नंदिनी, पंचायत और निकाय चुनाव पार्टी के लिए एक परीक्षा होंगे। 2 साल का जो कार्यकाल है उसको लेकर भी परीक्षा की जाएगी। मेरे साथ रामलाल जुड़े हुए, रामलाल से बात करते हैं। रामलाल जी, आज बड़ा दिन है आपके लिए। निश्चित रूप से आज की संगठनात्मक एक बैठक है, जिसके अंदर हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष जी पधारे हैं। उनका मार्गदर्शन हम सब कार्यकर्ताओं को मिलेगा और संगठन को किस तरीके से गति देने का काम करेगा। पार्टी की सोच है कि पार्टी सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी बने। एक भी वर्ग ऐसा नहीं छूटे जिस वर्ग में कार्यकर्ता नहीं हो, एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचे जिस क्षेत्र के अंदर पार्टी का काम नहीं बढ़े। तो इस सोच के साथ पार्टी काम कर रही है और राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजना है उनको हम धरातल तक कैसे पहुंचा सकते हैं, कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका उसके अंदर रहेगी और जन भावनाओं से जुड़े हुए मुद्दे, आगामी बजट प्रदेश सरकार का आ रहा है, तो उन बजटों के अंदर भी जन भावनाओं को समावेश कार्यकर्ताओं के माध्यम से कैसे किया जा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने संगठनात्मक बैठकें संभागवार शुरू की है और निश्चित रूप से उसका फायदा भी आम जन को भी मिलेगा, कार्यकर्ताओं को मिलेगा। एसआईआर का एक बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर चर्चा होगी। देखिए, एसआईआर पार्टी का मानना है कि एक पवित्र दस्तावेज है जिसके आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं सारी चलती है और निष्पक्ष मतदान हो पाए। और निष्पक्ष मतदान तभी हो पाएगा जब मतदाता सूची शुद्ध होगी। तो मतदाता सूची को शुद्ध करने का एक अभियान है जिसमें कार्यकर्ता काम करें। हर व्यक्ति जो राजस्थान के अंदर जन्मा हो, पैदा हुआ हो या वर्षों से यहाँ निवास कर रहा हो, उसका नाम मतदाता सूची से छूटे नहीं। लेकिन कांग्रेस शासनकाल के दौरान ऐसे लोग जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या थे, उनके मतदाता सूची में नाम है, तो निश्चित रूप से वो नाम हटने चाहिए। चौमू का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा। कल बुलडोजर चला तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि अब भजनलाल सरकार में भी बुलडोजर चल रहा है। ऐसे तमाम लोग जो अतिक्रमण करते हैं या कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेते हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, संविधान से बड़ा कोई नहीं है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। हर व्यक्ति को संविधान की और कानून की पालना करनी चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति संविधान से और कानून से अपने आप को बड़ा समझने लग जाए तो सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिए। और हमेशा इस बात का है कि अगर आप गलतियों को नजरअंदाज करोगे तो वो एक विस्फोटक रूप लेती है। और मुझे ये कहते हुए शर्म नहीं है कि जिस तरीके की कार्रवाई की गई है वो कार्रवाई वास्तव में काबिल तारीफ है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उनका विल पावर मजबूत है, गुनहगारों को सजा दिलाने का काम वो कर रहे हैं। और आगामी दिनों में अगर प्रदेश में इस तरीके का कोई कृत्य करता है तो उनके खिलाफ भी सख्ती से पेश सरकार आएगी। मतलब बुलडोजर अब चलेगा नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी गलत करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे बुलडोजर चले चाहे प्लेन चले, चलना चाहिए ना। रामलाल जी जो बता रहे थे, हालांकि चौमू की घटना का जिक्र किया, जिस तरह कल बुलडोजर चला, एक बड़ा मैसेज प्रदेश में गया कि चाहे अतिक्रमण कोई करे, चाहे कानून व्यवस्था को कोई हाथ मिले, उनको बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल मीटिंग की बात कर लेते हैं तो मीटिंग कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पहुंचने वाले हैं, बीएल संतोष आने वाले हैं और मीटिंग शुरू हो जाएगी। 5 सत्रों में मीटिंग रहेगी। 5 जो अलग अलग सत्र बनाए गए हैं वो संगठन की संरचना के आधार पर, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए उसके आधार पर सत्रों की संरचना की गई है। उन सत्रों में अलग अलग वक्ताओं के उद्बोधन रहेंगे, वक्ताओं का मार्गदर्शन होगा। और सबसे बड़ी बात है, बीएल संतोष का मार्गदर्शन के साथ साथ क्योंकि कार्यक्रमों की समीक्षा होनी है, संगठनात्मक समीक्षा होनी है, चाहे वो सदस्यता अभियान की बात हम कर लें, चाहे वो कार्यक्रमों की हम बात कर लें, चाहे आगामी समय में जो कार्यक्रम की रूपरेखा उसकी हम बात कर लें, चाहे हाल ही में जो सबसे बड़ा मुद्दा है देश के सामने वो एसआईआर का मुद्दा है, उसमें कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर बात कर लें, उस पर चर्चा होगी। और आगे कैसे पार्टी का विस्तार किया जाए, कैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं को और अधिक मजबूती के साथ, विचार के साथ जोड़ते हुए लोगों को जोड़ा जाए। यानी कि अपना जितना हम विस्तार करेंगे, पार्टी का जितना विस्तार किया जाएगा, संगठन जितना मजबूत होगा। और उसके लिए जरूरी है कार्यकर्ता की मजबूत कड़ी को मजबूत बनाए रखना, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान किया जाए। कई बार उन प्रदेशों में जहां सत्ता और संगठन एक साथ होते हैं, यानी कि दोनों सरकार बीजेपी की और संगठन है, तो कई बार ये देखने को मिल जाता है कि सरकार और संगठन में समन्वय का अभाव देखने को मिलता है। तो उसकी क्या तस्वीर है, क्या सरकार और संगठन मिलकर किस तरह काम कर रहे हैं, उनमें कोई समन्वय है, समन्वय का अभाव तो नहीं है, योजनाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं है, क्या जो जनताओं के लिए योजनाएं लाई जा रही हैं वो जनता तक पहुंच रही है। ऐसे तमाम मुद्दों पर आज चर्चा होने वाली है। नंदनी, सिंह तमाम जानकारियों के लिए और लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इसी बीच आपको बता दें, नेताओं के जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। आप आगे बढ़ते हैं खबरों में, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जल्द पहुंच जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। अगली खबर है जयपुर से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा की है और राजस्थान की तारीफ हुई है। नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक, राजस्थान के प्रयासों की सराहना की गई है। गांव ढाणी तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सराहनीय बताया गया है।
और चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते जयपुर स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। अरुण चतुर्वेदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी संगठन के नाते पहचान रखती है। संगठन का कैडर और उसमें आपस में संवाद, इसकी नियमितता रहती है। हर स्तर की चर्चा के माध्यम से आगे के कार्यक्रमों को मूर्त रूप देने के लिए आगे बढ़ाना, उसी नाते आज विस्तृत कार्य योजना के नाते से कार्यशाला रखी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सम्मान्य BL संतोष जी का मार्गदर्शन मिलेगा। प्रदेश भर के संगठन के हर स्तर के कार्यकर्ता आपस में बैठ करके आने वाले समय की कार्य योजना और संगठन के विस्तार पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। SIR का बड़ा मुद्दा, SIR देश की जरूरत है और इस चुनाव में ये SIR कोई पहली बार नहीं हो रहा। 1952 में SIR शुरू हुआ था और अब तक जो SIR हुआ है उसमें केवल दूसरी बार ऐसा, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था, दूसरी बार नरेंद्र मोदी के समय। लगभग 9 बार SIR हुआ है और 9 में से 7 बार कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस पार्टी SIR को मुद्दा बनाकर क्या वो चाहते हैं कि देश में घुसपैठियों को मताधिकार मिले और देश की नागरिकता मिले। चुनाव आयोग ने केवल मतदाता सूची के शुद्धिकरण का अभियान चलाया है और शुद्धिकरण के नाते से भारत के हर नागरिक को जिसका अधिकार है, जो सूची में आता है, उन सबको मताधिकार मिले और भारत के जो व्यक्ति हैं उनकी पहचान हो, मतदाता सूची से बाहर निकलें और इसके माध्यम से धीरे धीरे देश से भी उनको बाहर निकालने का भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। भाई साहब 2 साल की उपलब्धियां और उधर केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी, इधर भजनलाल शर्मा, डबल इंजन की सरकार। देखिए, डबल इंजन की सरकार केवल नाम की सरकार नहीं है। इस डबल इंजन की सरकार ने राजस्थान प्रदेश में 2 वर्षों में विकास के नए आयाम भी स्थापित कर रहे हैं। चाहे वो ERCP हो, चाहे वो आपके शेखावाटी बेल्ट में पानी लाने की बात हो, चाहे गंग नहर को पुनः उसका जीर्णोद्धार करने की बात हो। राजस्थान प्रदेश में पानी की समस्या सबसे अधिक थी और मैं समझता हूं आने वाले समय में राजस्थान प्रदेश में पानी इतना हो जाएगा कि पीने के लिए भी उपलब्ध होगा और सिंचाई के लिए भी उपलब्ध होगा। इसके साथ साथ राजस्थान प्रदेश में आज हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा को, जिन्होंने जल क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में और यहाँ पे औद्योगिकरण कैसे बढ़े, राइजिंग राजस्थान के माध्यम से 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट MOU साइन हुए। वो करीबन 8 लाख करोड़ रुपए के तो जमीन पर भी स्थापित हो गए। मैं समझता हूं राजस्थान प्रदेश में औद्योगिकरण भी बढ़ेगा। कांग्रेस के राज में पेपर लीक हुए थे, तो जैसे ही कार्यभार आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी ने संभाला था तो उन्होंने राजस्थान प्रदेश की जनता को एक विश्वास दिलाया था, बेरोजगार युवाओं को एक विश्वास दिलाया था कि जो पेपर लीक में जितने भी लिप्त हैं उनको किसी को बख्शा नहीं जाएगा और उनको जेलों की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। और आपने देखा होगा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सबको जेलों की सलाखों के पीछे में डाला। और आप बताइए, पिछले 2 वर्षों में एक भी पेपर लीक हुआ? एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और उसका परिणाम ये निकला कि राजस्थान प्रदेश के जो बेरोजगार युवा थे उनको रोजगार मिला। 96,000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम भजनलाल जी की सरकार ने कर दिया है और करीबन 1,35,000 रोजगार पाइपलाइन में है। तो जो उन्होंने राजस्थान प्रदेश की जनता के साथ जो वायदा किया था कि 5 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, वो निश्चित रूप से करेंगे। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस ने जो 5 वर्षों में जो काम नहीं किया विकास का, भजनलाल जी की सरकार ने पिछले 2 वर्षों में उससे भी कहीं गुना ज्यादा विकास के काम किए हैं राजस्थान प्रदेश की धरती पर। तो आपने सुना अशोक परनामी जी को, अरुण चतुर्वेदी जी को। नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है और ज्योति मुर्दा क्या कुछ कह रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं।
कि वो हर वक्त अलर्ट मोड में रहती है, स्टैंड बाय मोड में रहती है। तो अगर चुनाव जैसे घोषणा भी होते हैं, तैयारियां आप देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से भी आ रही है सबके सामने बातें कि तैयारियां जो चल रही हैं वो सारी पार्टीज अपनी तरफ से कर रही हैं। अभी SIR की प्रक्रिया चल रही है, जब ये खत्म होगी, कोर्ट का आदेश आया हुआ है, उस हिसाब से 15 तारीख से पहले कराने हैं तो उस समय पे करवाएंगे। जो हमारे पास सूचना है वो यही है। राहुल गांधी विदेश दौरे पर जब भी जाते हैं तो इंडिया गठबंधन सवाल करता है, इस पर भी वो चले गए हैं। और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी को आगे लाने की कांग्रेस की बात कर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं, क्या इस तरीके से चीजें होनी चाहिए? प्रियंका गांधी को क्या जरूरत है कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस की प्रॉब्लम्स है, कांग्रेस की प्रॉब्लम्स कांग्रेस सुलझाएगी, बीजेपी नहीं सुलझा सकती है। पर हाँ, देश के लिए अच्छा है कि अगर विपक्ष स्ट्रांग होता है तो एक अच्छा रहता है एक डेमोक्रेसी के लिए। जो कांग्रेस की डिमांड्स कर रहे हैं अंदर खाने की, प्रियंका गांधी को फंड्स में लाना चाहिए, तो वो कांग्रेसियों की प्रॉब्लम है। हमारे डिमांड करने से या नहीं करने से उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? इम्पोर्टेंट जब भी होता है तो हाँ, ये थोड़ी अटपटी सी बात थी कि उन्होंने जब पार्लियामेंट में भी उन्होंने डिस्कशन मांगा था कि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रखा है, AQI इतना ज्यादा हो रखा है। जब डिस्कशन आया तो वो खुद विदेश चले गए। तो ये चीजें पब्लिक के जहन में भी एक नेगेटिव तरीके का इंप्रेशन देती हैं। तो पार्लियामेंट के सेशन को हर एक पार्लियामेंटेरियन को बड़े मतलब सीरियसली लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सब भी जानते हैं कि एक जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें पार्लियामेंट में भेजा जाता है, और अगर जब डिस्कशंस हो रहे हो आप दूसरे कामों में व्यस्त हो जाएं तो ये अच्छा नहीं रहता। 5 तारीख को यहाँ विधानसभा में एक बैठक है जिसमें रेवत राम डांगा तमाम 4 विधायकों को लेकर के जो डिसीजन होना है कमेटी का, वो है सदाचार कमेटी का। किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे प्रकरण में? देखिए, जो हुआ वो सब लोगों के सामने है। क्या जवाब उनसे मांगे गए, उससे एथिक्स कमेटी कितनी, मतलब सबका एक डॉक्यूमेंटेड एक तरीका होता है जिससे एक्शन लिया जाता है। आई एम श्योर एथिक्स कमेटी ने भी अगर उनको दोबारा से कुछ सवाल पूछे हैं तो वो गहराई से इस मुद्दे के अंदर जांच करना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ रेवत राम डांगा ही लिप्त हैं। एथिक्स कमेटी की बात आती है तो निर्दलीय विधायक भी हैं, बीजेपी के भी हैं और कांग्रेस के विधायक भी हैं। तो जो फैसला होगा वो ठीक ही होगा। जो अपनी तरफ से वो पक्ष रख सकेंगे उसके हिसाब से नतीजा आना चाहिए, उसका भी रिजल्ट। आपको लगता है जिस तरीके से रेवत राम डांगा का जो प्रकरण सामने आया उससे पार्टी को डेंट हुआ है या नागौर डिस्ट्रिक्ट? देखिए, मैंने एक बात बोली थी, वो मैंने पार्टी के बिहाफ पे नहीं और मतलब नेता के बिहाफ पे नहीं, मैंने उसके साथ में बोला था कि यदि जो मीडिया में दिखाई दे रहा है अगर वो सच है तो खींवसर की जनता ने उनमें बहुत विश्वास जताया था। बहुत से लोगों ने अपना सहयोग दिया था उनको बाय इलेक्शन जितवाने के अंदर, और बहुत लोगों ने उम्मीद जताई थी उनमें। और अगर वो उस पर खरे नहीं उतर पाए तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, ऐसा मेरा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। उनियारा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उनियारा थाना पुलिस को मामले की सूचना अवैध बजरी से भरे ट्रक द्वारा गौवंश को कुचलने की सूचना दे दी गई है। अवैध बजरी से भरी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने पलाई बस स्टैंड पर एक गौवंश को उतारा मौत के घाट। तेज रफ्तार अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर मौका देखकर माफिया हुए फरार। गौवंश की मौत से ग्रामीणों में भारी आक्रोश उपज गया है, जहां पर पीछे से आ रही अवैध बजरी की रेकी करने वालों को ग्रामीणों ने पकड़ भी लिया है। उनियारा थाना पुलिस को मामले की सूचना दी गई है। वहीं पुलिस के समय पर नहीं पहुंचने से रेकी करने वाले ग्रामीणों के कब्जे से छूटकर गाड़ी लेकर फरार हो गए। अब पुलिस आनन फानन में गाड़ी समेत फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। राजस्थान की धरती से बॉर्डर 2 का गाना रिलीज। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर कार्यक्रम हुआ आयोजित। बॉर्डर 2 की स्टारकास्ट पहुंची जैसलमेर। BSF जवानों के बीच घर का बाओगे गाना रिलीज किया गया। सनी देओल, वरुण धवन और आहान शेट्टी ने की शिरकत। BSF जवानों के साथ जो बॉर्डर 2 की स्टारकास्ट है वो ताल से ताल मिलाती नजर आई। अब मैं आपके परिवार का एक हिस्सा ही हूं। जब से मैंने बॉर्डर की है, मैंने बॉर्डर की थी क्योंकि जब मेरे पापा की फिल्म हकीकत देखी थी वो मुझे बहुत प्यारी लगी थी और मैं तब बहुत छोटा था। और जब मैं एक्टर बना तब मैंने तय किया कि मैं भी पापा जैसे एक फिल्म करूंगा। JB दत्ता साहब के साथ मैंने बात की
और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोंगेवाला वाला सब्जेक्ट बनाएंगे जो बहुत ही प्यारा है, जो आप सबके दिलों में बसा हुआ है। और जब भी मैं जहां भी जाता हूं, मुझे नहीं पता था कि हम इतने सारे यूथ को इतनी कॉन्फिडेंस देंगे, उनके लिए इस तरह का इमेज बनेंगे कि वो पिक्चर देखने के बाद फौज ज्वाइन करेंगे। और जब भी जहाँ भी जाता हूँ, कितने फौजी जब भी मिलते हैं मुझे यही कहते हैं कि ये हमने आपकी पिक्चर देखने के बाद तय किया कि हम भी फौज में जाएंगे। इसलिए मैं आप सबका आपके साथ हूँ और आपका परिवार ही हूँ। मैं ज़्यादा अभी कुछ और कह नहीं पाऊंगा। मैं कहना चाहूँगा कि जैसे सनी सर ने कहा कि बचपन में उन्होंने हकीकत देखी थी, तब से उनके दिल में एक चाह थी कि वो एक फिल्म आर्म्ड फोर्सेस पर करे। तो बचपन में मैंने बॉर्डर पिक्चर देखी थी और मेरे दिल में ख्वाहिश थी मैं कभी ना कभी एक आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बनकर कोई किरदार निभाऊं। ओनली बिकॉज ऑफ सनी सर। सच में ये जज्बा, ये हिम्मत पूरे देश में आई थी उस वक्त जब हमने ये पिक्चर देखी थी कि हमारा देश कितना ताकतवर है। तो मैंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि मैं कभी इस गाने का हिस्सा बनूंगा, कभी एक गाना बनेगा, कभी बॉर्डर 2 बनेगा। लेकिन यहाँ पे खड़े होके, यहाँ पे इस मंच पे खड़े होके जब मैं देख रहा हूँ हर जगह ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर्स लगे हुए हैं। वैसे तो हमारा देश बहुत अमन और शांति और प्यार वाला देश है, बट बहुत जरूरी है कभी कभी बॉर्डर जैसे फिल्मों का आना। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खेड़ली से। खबर है जहां पर 2 विभागों के बीच फंसकर नरक की जिंदगी जीने को लोग मजबूर हो रहे हैं। खेड़ली के पिक्चर हॉल से सोकर जाने वाले मुख्य रोड की हालत दयनीय बनी हुई है। नाले नालियों के अभाव में दलदल, कीचड़ और सड़क पर गंदा पानी जमा हुआ है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि सौकर क्षेत्र में नगर पालिका में परिसीमन के चलते दोनों ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। खेड़ली कस्बे को जोड़ने वाले इस मुख्य सड़क से करीब 60 छोटे बड़े गांव के लोग निकलते हैं। निवासियों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। एक तरफ सरकार स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का संदेश देकर अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर खेड़ली कस्बे के पिक्चर हॉल से सोकर गांव जाने वाले मुख्य रोड पर हालात नरक से बदतर बने हुए हैं। और पानी के निकलो ही ना जाए, कोई नाली सुविधा ना, कोई सुविधा ही ना कर रही सरकार। और खूब परेशानी है, रोज ना जाम और बेचारे निकट में बार रोज ना। तो तुमने इस संबंध में सरपंच से, सरकार से कोई मांग करी है? अब भैया मांग देखो तो न्यो कही थी, जब पहले कही, जब न्यो कही थी नाले निकल जाएंगे यहाँ से, अब तक भी वे नाले ना निकले। की जिंदगी है यूँ समझो, निकलना ही है घर पर, निकलना ही ना हो गया हमें खच्चा में। तो क्या जो स्कूल में बच्चे जाते हैं खेतों पर रोजाना गिरते हैं, रोजाना एक्सीडेंट होते हैं, रोजाना एक्सीडेंट होते हैं। तो इस संबंध में क्या आपने कोई प्रशासन से की, सेक्रेटरी साहब से की, उन्होंने नगर पालिका क्षेत्र में आ गया है क्षेत्र। नहीं गिर रहे हैं, आदमी नहीं गिरे, मुंह फूट जाए, कोई हाथ पाँव फूट जाए, ढूंढने पे आने कौन नहीं बुरकर लग जाए, नहीं गिर जाए, बैयर गिर जाए, आदमी गिर जाए, बालक गिर जाए, बालक पानी निकले करके जामे बड़े बालक। वहीं सुमेरपुर से खबर है जहां पर जवाई बांध से किसानों के लिए तीसरी पाण आज दोपहर बाद नहर खोलकर शुरू की जाएगी। जल संसाधन खंड सुमेरपुर के सहायक अभियंता अक्षय कुमावत ने बताया कि 1 जनवरी को नहर खोली जानी थी। 31 दिसंबर 2025 को मावट के कारण इसे स्थगित किया गया था। आज दोपहर विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद नहर खोली जाएगी। रविवार सुबह खेतों में पानी पहुंचते ही बाराबंदी लागू होगी। वहीं किसानों को तीसरी पाड़ 25 दिन तक मिलेगी। इस दौरान प्रतिदिन 50 MCFT पानी छोड़ा जाएगा, जिससे कुल 1250 MCFT पानी उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान में जवाई बांध का जलस्तर करीब 55 फीट है, जबकि इसकी कुल भराव क्षमता 61.25 फीट है। इसके अलावा बांध से रोजाना पेयजल आपूर्ति भी लगातार जारी है। सहायक से ही बांध से अब तक सीमित मात्रा में पानी की आवक बनी हुई है।